तो अब हम लेंगे स्किल एनहांसमेंट के बारे में। BA थर्ड ईयर SCC 3 HISTA 317 SCC 5th या SCC 3 इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में। तो भारतीय इतिहास संस्कृति के अंतर्गत आपके इस जो कोर्स है इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है एनवायरनमेंट में हम कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस के बारे में लेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल ओवरव्यू और इसी के साथ साथ ओरल एंड कोडिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू में हमारा आता है भारतीय इतिहास, उसका अवलोकन। ओरल एंड कोडिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि हमारे भारत के जो औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में। इसके साथ साथ वाटर एंड वाटर बॉडीज़, भारत में जल और जल स्रोत के ऊपर, और बाकी इसी के साथ फील्ड वर्क मतलब कि ये जो हमारा जिस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स हैं किस तरह से ये दिखते हैं, और इसी के साथ साथ जल और जल के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। फिर सेकंड जो पार्ट है, यूनिट है, वो है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज़म, शहरीकरण के ऊपर है ये, जिसमें इश्यूज ऑफ सेटलमेंट एंड लैंडस्केप्स के ऊपर है, सोशल डिफरेंशिएशन के ऊपर है, भारतीय सामाजिक भेदभाव के ऊपर। फर्स्ट इसमें पार्ट है शहरीकरण के ऊपर। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें संचार व्यवस्था के ऊपर है। थर्ड जो यूनिट है वो है सोशल इनइक्वालिटी एंड जेंडर, भारत में लैंगिक असमानता, जिसमें लेंगे हम स्टेटस विद इन हाउस होल्ड एंड ओवरव्यू। दूसरा है प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तीसरा है इशू ऑफ वायोलेशन, हिंसा से संबंधित। चौथा यूनिट है कल्चरल हेरिटेज, भारत की संस्कृति की विरासत पर, जिसमें मेन कंपोनेंट्स और इसी के साथ साथ बिल्ट हेरिटेज, जो निर्मित विरासत, और फेयर एंड फेस्टिवल्स, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो मेले हैं, उससे संबंधित ये कल्चर हेरिटेज में आएगा। इसके साथ साथ अ विजिट, फील्ड वर्क, सर्वे ऑफ टू ऑन एग्जीबिशन, वाटर बॉडीज, लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। पर दिस कोर्स total weightage and distribution of marks for evaluation of the field report would be at per with tutorial, home assignment, ये सब कुछ जो है इसमें आएगा। तो ये है आपका सिलेबस हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि आपका SCC है, इससे संबंधित। और अब हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो है एनवायरनमेंट कल्चर के ऊपर, और इसमें इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ये फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल और पर्यावरण के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल का जो है इतिहास में एक बहुत ही महत्व रहा है। बिना भूगोल के जो इतिहास है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो भूगोल, खासकर भारत का जो भूगोल है, वो हमारे लिए जो ज्योग्राफी है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राचीन काल में आर्यों की भारत नाम की जो शाखा द्वारा हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग के अनार्यों अथवा आर्यों को पराजित करके भूभाग का नाम रखा गया भारतवर्ष। और उसके उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली जो नदी थी, उस नदी को, यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान है और इस नदी को, ये बह रही है नदी, ये देख रहे हैं आप, तो इस नदी को नाम दिया गया
सिंधु नाम। बाद में ईरानियों ने इसको हिंदू यह देश को हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंदस कहा और उस देश को जहाँ ये नदी बहती थी, तो इसको बाद में आगे चलकर इंडिया का नाम दिया गया। तो वर्तमान समय में देश जो है ये विश्व में भारत और इंडिया के नाम से विख्यात है। भिन्न भिन्न कालों में भारत को अलग अलग नामों से जाना गया ना, और भिन्न भिन्न जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भी अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें इंटू नाम मिलता है, इसका हुड्डू नाम मिलता है। हिंदुस्तान मुसलमानों ने कहा, हिंदुओं का स्थान, और इसके तहत राजा भरत के नाम से ये भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो 4 जो हैं वो इसके क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्रों में सबसे लेंगे हम, पहला है हिमालय पर्वत, और इसके साथ साथ दूसरा है मैदान, तीसरा है पठार, और चौथा है तटीय मैदान। तो 4 भागों में जो है भारत को भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। तो 4 भाग, एक ये आ गया ऊपर देखते हैं आप, हिमालय, और इसके साथ साथ ये यहाँ पर सिंध और यहाँ पर गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद आप देखें तो ये बीच का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दक्कन प्लेटो, दक्षिण का पठार, और इसके साथ साथ ये तटीय मैदान जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगते हुए हैं, क्योंकि भारत के पूरब की ओर ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में पश्चिम की ओर है अरेबियन सी, अरब सागर जिसको कहा जाता है, और नीचे आप देखें यह श्रीलंका है, और इसी के साथ साथ बहता है ये इंडियन ओशन जिसको कि हिंद महासागर कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम लेंगे। तो भारत जो है भारत की जो सीमाएं हैं, हमारे देश की सीमाएं, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर में तजाकिस्तान, चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान। ठीक है, हमारा ये जो आप देखें तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है इसको हम पश्चिमी ले लेते हैं, उत्तर पश्चिमी, और ये जो बांग्लादेश या असम इत्यादि का क्षेत्र है इसको हम पूरब कहते हैं। और यहाँ पर हिमालय आप देख रहे हैं तो ये उत्तर, और नीचे की तरफ है ये दक्षिण भारत। तो इस तरह से दिशाओं के आधार पर ये हमारा जो भारत है, इसमें हम देखें तो हमारे जो उत्तर पश्चिमी भाग है, हमारा जो भारत है ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान, यहाँ पर आप देखें अफ़गानिस्तान, इसके साथ साथ तजाकिस्तान, चीन, यहाँ पर देखें चीन है, नेपाल ये वाला क्षेत्र, भूटान ये छोटा सा देश, इसी के साथ साथ यहाँ पर बांग्लादेश, ये बर्मा या म्यांमार, और इसके साथ साथ भारत की जो सीमाएं हैं, आधुनिक जो पाकिस्तान है जिसको कि क्योंकि प्राचीन समय में तो ये भारत का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान, इन देशों के साथ हमारी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। वर्तमान समय में भारत के 9 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। भारत का यदि भौतिक स्वरूप में, जैसे कि मैंने कहा कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले लेंगे हम हिमालय पर्वत के बारे में। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। हिमालय पर्वत 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ धनुषा आकार, इस तरह से ये देखें आप, तो धनुष के जैसा जो है ये लगता है, तो धनुषा आकार है ये। हिमालय पर्वत श्रेणी में हिमालय का जो विस्तार है, सिंधु नदी के गाज से ब्रह्मपुत्र के गाज तक लगभग 2400 किलोमीटर ये है। यहाँ पर सिंधु नदी, और यहाँ से लेकर देखें आप तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ तक का जो एरिया है लगभग 2400 किलोमीटर एरिया में हमारा जो ये भारत है, हिमालय पर्वत है, ये फैला हुआ है। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक भौगोलिक रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसी के साथ साथ इसको और भी नाम दिए गए हैं, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ,
तो कई प्रकार के जो हैं इसको नाम दिए गए हैं। महान हिमालय की बात करें तो जिसे हिमाद्री और बृहत हिमालय भी कहते हैं, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर 8,848 मीटर, नेपाल इसी में स्थित है। और यहाँ पर गंगोत्री, जेमू, हिमनद, इसके साथ साथ प्रमुख जो शिखर है वो कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी इत्यादि, और गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियाँ यहीं से निकलती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। मध्य हिमाचल व मध्य हिमालय भी कहते हैं। शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन स्थल इसी में होते हैं। शिवालिक हिमालय हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को बाह्य हिमालय या हिमालय कहते हैं। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, और इसको के मैदानी भाग को दून कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर और तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये भारत के म्यांमार यानी कि बर्मा की सीमा के साथ लगती ये हैं, और इसी के साथ साथ अर्धचंद्राकार रूप में ये विकसित हैं। ट्रांस हिमालय की में जो प्रमुख नदियाँ हैं वह सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। और ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर नागा, पटकोई, लुसाई इत्यादि की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। हिमालय का जो विभाजन है जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, ऊपर आप देखें तो यह कश्मीर और यहाँ से लेकर हिमाचल तक का क्षेत्र है पंजाब हिमालय। सिंधु सतलुज के बीच 532 किलोमीटर। बनिहाल, पीर पंजाब, जोजिला, बुरजिल दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। दूसरा है कुमाऊँ हिमालय, सतलुज नदी से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। फिर है और यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदियों का ये उद्गम स्थल है। नेपाल हिमालय हिमालय का सबसे लंबा 800 किलोमीटर, और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसे विश्व के सर्वोच्च शिखर इसी में स्थित हैं। असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय यहाँ पर आप देखें ये पूर्व के में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। ये प्रदेश 750 किलोमीटर, दफला, मिसमी जैसे भूभाग भी यहाँ पर स्थित हैं। अब दूसरा आ जाते हैं हम इसके पश्चात, दूसरा लेते हैं अब हम यहाँ पर, ये तो हो गई हिमालय की बात। तो सेकंड आते हैं, तो सेकंड है हमारे पास यहाँ पर विशाल उत्तर के विशाल मैदान। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है यहाँ पर आप देखें तो ये है सिंधु नदी, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा गंगा नदी। तो इस तरह से ये फैले हुए हैं। तो ये लगभग 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य है। विश्व के सबसे विशाल जलोढ़ निर्मित मैदान है ये। 4 भागों में इसको बांटा गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान, सतलुज, रावी, ब्यास नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इस 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। बांगर मिट्टी यहाँ पर है। दूसरा है राजस्थान का मैदान, और शुष्क प्रदेश अरावली के पश्चिम का बांगर प्रदेश इसमें जो है शामिल है। यहाँ पर देखें आप तो अरावली, ये आपको पर्वत जो ये श्रृंखला जो है ये आपको नज़र आएगी। और इसी के तहत ही यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो लूनी और डिडवाना, सांभर, डेगाना जैसे खारे पानी की झीलें यहाँ पर है। फिर है तीसरा गंगा का मैदान, जो कि गंगा नदी, जिसमें कि ये सबसे उपजाऊ माना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक है ये। फिर अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर देखें आप तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से ये बहती है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के बीच स्थित एक लंबा और संकरा मैदान, और इसको यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली स्थित है। फिर है प्रायद्वीप पठार, आर्कियन चट्टानों से निर्मित विश्व का प्राचीनतम पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार प्रमुख माना जाता है। फिर इसके साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, अरावली पर्वत, और साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत, ये देखिए आप, ये है विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत इत्यादि जो हैं ये भी इसी में स्थित हैं। फिर आगे तीसरा लेंगे अब हम प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार या पठार जिसको कहते हैं हम, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये विशेष तौर पर ये आता है तीसरा भाग।
इसमें दक्षिण का पठार और छोटा नागपुर का पठार है। दक्षिण का पठार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बीच 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, मालवा का पठार, ये भी इसमें ही आता है। फिर है छोटा नागपुर का पठार। रिहंद नदी के पूर्व में स्थित ये क्षेत्र भारत के खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है। मेघालय शिलांग का पठार व पत्थर पूर्व में खासी, गारो और जयंती की पहाड़ियों के बीच ये स्थित है। फिर चौथा है तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान, क्योंकि ये वाला जो बीच का हिस्सा है ये आ गया हमारा पठार। तटीय मैदान जो है ये भारत के ये तटों के साथ साथ लगते हुए, आप हरे रंग का देख रहे हैं, पतला पतला सा, बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर की ओर ये वाला क्षेत्र। तो इसमें पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, कोंकण, कन्नड़ तट, मालाबार यानी कि केरल इत्यादि इसमें शामिल हैं। और वेम्बनाड झील जो केरल में है, और ये मैदान जो है नारियल, रबड़, चाय और मसाले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ये गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिप तक फैले हुए हैं, बहुत ही उपजाऊ। यहाँ पर गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो मुहाना है यहाँ पर, ये पूर्वी तटीय मैदान। इसके उत्तर का भाग, जो ऊपर का भाग है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, और निचले का जो भाग है, दक्षिण भाग, इसको कोरोमंडल कहा जाता है। इसके साथ साथ तीसरा है द्वीप समूह। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247 जो हैं भारत में द्वीप हैं, 247 द्वीप। ठीक है, तो द्वीप हैं जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में जो है, इस तरफ को ये बंगाल की खाड़ी में ही 204 जो द्वीप हैं वो स्थित हैं, और शेष अरब सागर में। अरब सागर में स्थित द्वीप प्रवाल भीतियाँ हैं। मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, कावारी द्वीप अरब सागर के प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक है, और अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे लेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हिमाचल से निकलने वाली, दक्षिण से निकलने वाली, तटवर्ती नदियाँ, अंतर्देशीय नदियाँ इत्यादि जो हैं, इस तरह से इनको लिया गया है। तो हम बात करेंगे अब नदियों की। यहाँ मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो भारत में प्रमुख नदियाँ जो हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, और पूरे वर्ष भर यहाँ पर जो जल है, जल का प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है, और नदियाँ जो है बारिश के ऊपर निर्भर हैं, और इस तरह से नदियों में जो जल है वो बड़ी मात्रा में भर जाता है। इसमें है सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर आप देखें, पाकिस्तान नज़र आएगा आपको, तो सिंधु नदी ये यहाँ पर। सिंधु नदी की तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत से होकर बहती है, और इसके पश्चात पाकिस्तान से होकर कराची के निकट, ये देखें आप, तो यहाँ पर ये अरब सागर में गिर जाती है। और इसके साथ साथ गंगा की बात करें तो ब्रह्मपुत्र मेघना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसका इसी के तहत ही क्या है कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, और इस तरह से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये गंगा चली और इस तरह से ये बांग्लादेश में प्रवेश किया, और आगे जाकर ये यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है अन्य सहायक नदियाँ। यमुना है गंगा की, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, ऊपर यहाँ से, ये देखें आप, तो यहाँ से तिब्बत से निकलती हैं और काफ़ी लंबी दूरी ये तय करती है, और इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल में ये प्रवेश करती है तो दिहांग इसको कहते हैं।
और ये जो है बांग्लादेश में आगे चलकर प्रवेश करती है। फिर अन्य जो इसकी सहायक नदियां हैं, सुबसिरी, जिया भरेली, घनसिरी, बहुत सी जो है इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो ये हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां। और इस तरह से भारत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। और इस तरह से ये जो भारत का भूगोल है, इसने प्राचीन काल से ही भारतीय के लोगों के जीवन को, भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी आगे का जो चैप्टर है उसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।